तो यहाँ तक का बेटा हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ए प्रोसेस विच नीदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। बेटा कोई ऐसी प्रोसेस है जो ना तो अपने आप से होती है और ना ही इनिशिएट करने पर भी होती है, उसे हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो ना तो अपने आप से हो ना इनिशिएट करने के बाद हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे आपका मूवमेंट ऑफ हीट है। आपको पता है जो चाय है बेटा वो अपने आप गर्म से ठंडी तो हो जाती है, लेकिन वो खुद ठंडे से गर्म नहीं हो सकती। मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, आपको ये तो पता है। हाँ बेटा अभिषेक बोलिए, मैंने कौन सा म्यूट कर रखा है, जल्दी बोलो। तो आपको ये पता है कि बेटा हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में होता है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हो? ऐसा नहीं होता बेटा, हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में नहीं होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। आपको पता है बेटा सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ना तो हमारे करने पर होगा ना अपने आप होगा। तो ये प्रोसेस कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। आपको पता है अगर गैस के पार्टिकल मूव करेंगे तो कहां से कहां करेंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड करेंगे, ना कि लो से हाई प्रेशर की साइड करेंगे। तो ये सारे वो एग्जाम्पल है जो ना तो अपने आप होंगे बेटा, ना इनिशिएट करने के बाद भी होंगे। तो इन सबको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब यहाँ बेटा जब न्यूमेरिकल आप करोगे ना, हमने पीछे 3 फॉर्मूला किए हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का। जब इन तीनों का न्यूमेरिकल आप करोगे तो वहां आपको अपनी डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज की वैल्यू देखनी है। अगर आपका आंसर आया पॉजिटिव में, अगर आपकी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव, तो आप कहेंगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर आपका डेल्टा एस होता है नेगेटिव, बच्चे बड़े कम हो गए क्लास में बीच में जाने से, तो नेटवर्क इश्यू रहता ही है, क्या करें। फिर ये कह रहा है अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो तो फिर वो हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब है अब रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस आपकी है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगी। न्यूमेरिकल में आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो लास्ट लाइन यही होगी कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो इससे आपको बताना है कि डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और 0 है मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि एंट्रोपी जो है ना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब बेटा एंट्रोपी आपकी आधी हो जाएगी अगर आपने किसी चीज को आधा कर दिया तो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मैंने आपको समझाया था ना पहले ये टॉपिक। नेक्स्ट एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप सबको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस की तरह ही होता है। इनिशियल फाइनल पॉइंट आपका सेम ही होगा, तो उसमें डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो वहां पर आपका एंट्रोपी चेंज जो है डेल्टा एस वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप, ये 2 फॉर्मूला है आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए, डायरेक्ट इनसे न्यूमेरिकल बनता है, और बेटा चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है हमें आज। तो एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन? आइसोथर्मल का मीनिंग है कि भाई टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, और एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल हो दोनों सेम ही रहेंगे। तो डेल्टा एस इक्वल टू कैसे निकलेगा? डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला होता है CV। CV क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV LN, मैंने आपको लॉग सिखाया है पूरा कैलकुलेट करना, तो उस लॉग का यूज ही यहाँ पे होगा। डेल्टा एस इक्वल टू CV LN V2 by V1। और ये हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP। यहाँ पे तो हमने वॉल्यूम के लिए लिया, यहाँ पे किसके? प्रेशर के लिया। तो CP क्या हो गया? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
CpLnP1/P2, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एडियाबैटिक मीन्स हीट आपकी कांस्टेंट है, Q आपका यहाँ पे 0 है। तो आपको पता है डेल्टा S इक्वल टू क्या होता है? Q रिवर्सिबल बाय T। ये बच्चा कौन है भाई? देखना पड़ेगा। जसपाल जाट कोई बच्चा मेरी क्लास में तो है नहीं, भी चेक करते हैं, चलो एक बार आने दो। तो अब ये कह रहा है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो उसमें क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट आपकी कांस्टेंट रहेगी। हीट अगर आपकी कांस्टेंट है, इसका मीनिंग Q आपका क्या रहेगा? 0। और जब किसी रिएक्शन में Q ही आपका 0 होगा, आपको पता है डेल्टा S निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। अगर आपका Q ही 0 हो गया तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? 0। मतलब डेल्टा S भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कि अगर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस कहीं भी आगे तो न्यूमेरिकल में कुछ करना ही नहीं है, सीधा उसमें हीट ही 0 है, तो डेल्टा S भी आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे आप देखिए फॉर फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब कुछ फर्क है इन दोनों में। यहाँ तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस थी। लेकिन इस बार आपका एक्सपेंशन है और वो फ्री स्टेट में है, तो इस केस में जो आपकी डेल्टा S की वैल्यू आएगी वो होगी पॉजिटिव। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको ध्यान होगा फर्स्ट लॉ ने किसकी बात की थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की थी, कि जो एनर्जी है वो सेम ही रहती है। ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी। लेकिन फर्स्ट लॉ ने किस टॉपिक पे काम नहीं किया? जो फर्स्ट लॉ है ना, वो कोई भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग ये है कि कोई भी रिएक्शन है वो अपने आप से होगी या नहीं होगी, या वो रिएक्शन फिजिबल भी है या नहीं है। तो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फिर उसको एक्सप्लेन किसने किया वो आप समझे यहाँ पे। तो ये कह रहा है इस कमी को दूर किया जो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का आया उसने। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? तो पहला पॉइंट तो ये है, जो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम है इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जैसे बेटा पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, मतलब वर्ल्ड की भी एंट्रोपी क्या है? बढ़ती जा रही है। ऐसे कोई भी सिस्टम है उसकी एंट्रोपी भी क्या है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। पहला जो आपका लॉ था वो एनर्जी के लिए था, जो आपका सेकंड लॉ है थर्मो का वो आपका एंट्रोपी के लिए है। सो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। आपको पता है रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। मतलब एक बार कोई कंपाउंड है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में आ गया, दैट्स ऑल बस। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, दोबारा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जितने भी आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है दैट आर द थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसका मीनिंग क्या है बेटा आप समझे? इसका मतलब ये है कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे बेटा आपको पता है पानी का नेचर है, पानी तो कैसे बहेगा? अपने आप तो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगा। ठीक है, तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको तो हमें इनिशिएट भी नहीं करना पड़ा है, अपने आप पानी आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। अब हम ये चाहते हैं कि पानी जाए ऊपर से नीचे की तरफ, हमें प्रोसेस को रिवर्स करना है। तो अपने आप तो पानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो मोटर हमें लगानी पड़ेगी। उस मोटर की हेल्प से क्या है, हमने एक फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, उस मोटर की हेल्प से फिर आपका पानी जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये यही समझाना चाह रहा है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है ना, वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रिवर्स से नहीं हो सकती। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। जो बेटा Q है वो वर्क डन में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन 100% जो आपका हीट है ना वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत हीट आपकी वैसे भी चेंज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो कंप्लीट जो आपकी हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो ये आपकी कुछ स्टेटमेंट्स है, सारे ही पॉइंट है रिगार्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो ये सब आप बेटा यहाँ पे कर लेना।
कर लोगे? बताओ, से यस और नो। हाँ भी, बात कर लोगे ना इसको, ठीक है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बस लास्ट ही टॉपिक आ गया ये, फिर ये टॉपिक चैप्टर पूरा ही हो जाएगा, बस आज पूरा कर लेते हैं इसको। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेटा फ्री एनर्जी क्या होता है, देखिए गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल होता है जी। फ्री एनर्जी का सिंपल सा मतलब ये है जिस एनर्जी को हम यूज ही नहीं करते, पूरे दिन में ऐसे वेस्ट कर देते हैं, जिसे हमने काम करने में लगाया ही नहीं, वो हमारी फ्री एनर्जी है। मतलब जो हमारा लेजीनेस है ना, उसी को हम फ्री एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, फ्री एनर्जी वो है जिसको हमने किसी काम में यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो अब ये कह रहा है जो फ्री एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है। फ्री एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब है इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब डेल्टा जी होगा, ये भी स्टेट फंक्शन है, दोनों पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट पे भी और फाइनल स्टेट पे भी। सेकंड पॉइंट कह रहा है जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दीपेश बेटा म्यूट कर लो। सेकंड पॉइंट है जो फ्री एनर्जी है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग है ये डिपेंड करता है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो फ्री एनर्जी है इट मस्ट बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा ये म्यूट कर लो अपने आप को भाई, दीपेश बेटा। मैं कर देती हूँ फिर। तो अब थर्ड पॉइंट देखो, फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। मतलब इसका ये है आपकी बॉडी में भी फ्री एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। जो भी एनर्जी हमें मिली है वो 100% कंज्यूम होनी चाहिए ना, उसको हम यूं ही लेट के बैठ के ऐसे वेस्ट ना करें। मतलब जो हमारी बॉडी में फ्री एनर्जी है वो कम से कम होनी चाहिए, अपनी सारी एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए। तो फ्री एनर्जी जितनी कम होगी ना, रिजल्ट उतने ही बेटर होंगे। आपको पता है बेटा, एक तो आप पढ़ाई में अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो, रिजल्ट बेटर होगा। एक अपनी एनर्जी को आप फोन देखने में, सोने में यूज कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो जो फ्री एनर्जी है ना वो हमारी बॉडी में कम से कम होनी चाहिए। जितनी फ्री एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब जो फ्री एनर्जी है जी, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस। जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस। अब जो इनिशियल स्टेट है G1, अब बेटा स्टेट फंक्शन है, मैंने बताया आपको डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे। तो G1 आपका किसके इक्वल होगा, H1, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, माइनस टी इंटू S1। ऐसे G2 आपका किसके इक्वल होगा, H2 माइनस टी इंटू S2। तो जो आपका फ्री एनर्जी का चेंज है G2 माइनस G1, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस टी तो कॉमन ले लिया, S2 माइनस S1। तो G2 माइनस G1 किसके इक्वल हुआ, डेल्टा G के। H2 माइनस H1 किसके इक्वल हुआ, डेल्टा H के, माइनस टी इंटू S2 माइनस S1 इक्वल हुआ डेल्टा S के। तो डेल्टा G किसके इक्वल हो गया, डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S के। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S। इस इक्वेशन का एक स्पेसिफिक नाम है और इसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और जो डेल्टा G है यहाँ पे, डेल्टा G को हम बोलते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। बेटा ये अमित बच्चा बताओगे, ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट, अमित, अमित बेटा तो बताएंगे आप ओल्ड स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट, जल्दी बताओ। बेटा मयंक मेरे पास ना स्क्रीनशॉट भेजा, फोन करती हूँ सबके घर पे, बच्चे आते हैं और क्लास से चले जाते हैं, फिर ज्वाइन नहीं करते। शाबाश जल्दी भेज मेरे पास। तो यहां तक हमने कर लिया है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S।
इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन देखो, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क डन। अभी मैंने आपको कहा अगर बेटा आपको जो एनर्जी मिली है उसको आप टीवी देखने में लगा रहे हो, सोने में लगा रहे हो, तो बेटा आप लोगों का तो एक ही वर्क डन है, पढ़ाई, वो तो अफेक्टेड होगी होगी। अगर आपने अपनी फ्री एनर्जी बढ़ा दी, लेजीनेस बढ़ा दिया, तो रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं स्टडीज में वीक ही होगा, है ना। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फ्री एनर्जी है ही नहीं, आप अपनी सारी एनर्जी को पढ़ाई में लगा रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी में लगा रहे हो, तो आप वर्क डन ज्यादा करोगे, रिजल्ट आपके बेटर होंगे, क्लासेस में अच्छे से आप पढ़ोगे। तो फ्री एनर्जी जो है ना वो जितनी ज्यादा कम होगी ना उतना ही मैक्सिमम वर्क डन होगा। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, हाँ भी समझ गए ना ये पॉइंट आप? मैम। ओके, अब इसके बाद देखिए स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। अगर आपका डेल्टा जी है नेगेटिव तब तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी तो कम से कम ही होना चाहिए। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और जीरो है मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। फिर आगे ये कह रहा है अगर आपका डेल्टा एस है पॉजिटिव, फ्री एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, एंट्रोपी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जीरो है तो इसका मीनिंग इक्विलिब्रियम पे है। अब बेटा जो आगे दो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों ही। पहली बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो ये कह रहा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना वो स्पॉन्टेनियस तो होती है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वो ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है लो टेम्परेचर पे। और अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो रहती है लो टेम्परेचर पे, बट वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। ये पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके दो फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल के और है। पहला फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड लॉग के, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड लॉग के। तो जो के आपका है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, मे बी न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसे सोल्व होगा। डेल्टा आर, ये बेटा आर है, डेल्टा आर जी नोट, ऊपर डिग्री का साइन है, डेल्टा आर जी नोट होता है चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा आर जी नोट क्या होता है? चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। आर आपका गैस कांस्टेंट होगा, टी आपका टेम्परेचर होगा, तो डेल्टा आर जी नोट निकालने का फॉर्मूला होता है -2.303 आर टी लॉग के, -2.303 आर टी लॉग के। फिर ये आगे कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड ई नोट सेल। फ्री एनर्जी और ई नोट सेल, ई नोट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नोट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा आर फ्री एनर्जी एंड ई नोट सेल। तो एक फॉर्मूला और है डेल्टा आर जी नोट, ये बेटा 12th क्लास में भी आता है ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, वहां भी इसका 12th में भी यूज होगा। डेल्टा आर जी नोट होता है -NF ई नोट सेल, -NF ई नोट सेल। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एफ आपका होता है फेराडे, 1 फेराडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करने हैं, एक तो है डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, और एक है डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू -NF ई नोट सेल, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ का मतलब होता है फेराडे। फेराडे फेराडे बेटा वैल्यू होती है कांस्टेंट 96,500 कूलम्ब। बेटा इस बच्चे ने क्वेश्चन पूरा किया नहीं, इसमें ये था मान लो पेपर में ऐसे रिएक्शन आएगी Zn + Cu2 पॉजिटिव,
इससे बन रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो इसमें N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो जिंक ने खुद को क्या बना लिया, Zn2 प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, और Cu2 प्लस ने खुद को क्या बना दिया, Cu, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। एक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ N की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। कितने हैं बेटा, 2 है। तो ये आप कर लेना। उसके बाद आपका है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए थर्ड लॉ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का। तो ये कह रहा है जो एंट्रोपी होती है एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अप्रोचेज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा 2-3 बातें हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि भाई इससे कम कोई टेम्परेचर की रेंज होती ही नहीं होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। ये मान लिया कि भाई इससे कम कोई टेम्परेचर होता ही नहीं होगा। भाई सियाचिन का टेम्परेचर भी क्या होता है, -50 -55 डिग्री होता है। बेटा वहीं पर ही सब कुछ गल जाता है ऐसे। तो माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो ये मान लिया कि इससे कम तो कोई टेम्परेचर की रेंज होती नहीं होगी। 0 केल्विन के इक्वल हो गया। अब बेटा अगर इतना कम टेम्परेचर है तो सब कुछ तो आपस में जम चुका होगा। क्या कोई पार्टिकल के मूवमेंट के चांसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमारा कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, तो उसकी एंट्रोपी बिल्कुल 0 हो जाएगी। कब? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, कि भाई अब तो इसमें पार्टिकल के मूवमेंट का चांसेस 0% है। अब तो कोई चांस है ही नहीं कि पार्टिकल मूव भी करेंगे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल जम चुका होगा। तो जो एंट्रोपी होती है किसी भी एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो 0 का अप्रोच कर जाती है एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।